हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार और इन्फॉर्मेटिव सेशन में स्वागत, अभिनंदन। बात कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड। इसके अलावा भी आज का जो सेशन है वो आपका कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, जिसमें आपका यूजीसी नेट के एग्जाम है, सेट के एग्जाम है, इसके अलावा आपकी केवीएस है, एनवीएस है, जूनियर अकाउंटेंट है, अकाउंट असिस्टेंट है, उन तमाम एग्जाम में आज का सेशन बड़ा ही किफ़ायती और फायदेमंद साबित होने वाला है। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आज के इस सेशन को शेयर कर दें, ताकि अपन आज का सेशन है वो फटाफट स्टार्ट कर सके। ठीक है साथियों, इससे पहले अपने 2 सेशन वो कंप्लीट हो चुके हैं। जिन साथियों ने अभी तक भी उन सेशन को ज्वाइन नहीं किया है उनको मैं बता दूं कि उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में हमने स्कूल लेक्चरर के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, वहां जाकर भी आप ये तमाम जो सेशन है वो देख सकते हो और उनके हैंड्स नोट है वो तैयार कर सकते हो। और लेटेस्ट अपडेट आप जानकारी जानना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर लगातार आपको कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड, सरकारी जॉब से रिलेटेड जो जानकारियां हैं वो मिलती रहती हैं। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन को मैं स्टार्ट करूंगा और बात करेंगे जो अपना वित्तीय विश्लेषण है उससे संबंधित। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भाई जिस तरीके से किसी चीज में गुण होते हैं उसी प्रकार अवगुण भी होते हैं। तो वित्तीय विश्लेषण उपयोगी है, लेकिन कुछ इसके दोष भी हैं। सीमाओं को अपन क्या कह सकते हैं, दोष भी कह सकते हैं, अवगुण भी कह सकते हैं, है ना। दोष कहो या अवगुण कहो, कुछ भी कहो, ये नाम अपन दे सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो नंबर पहला क्या है, केवल परिमाणात्मक माप, है ना। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ परिणाम पर ध्यान दिया जाता है, व्यक्ति के गुणों पर, उनके कार्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है। एक व्यक्ति ने कितना काम किया इसका आंकलन सिर्फ और सिर्फ परिणाम पे होता है। अगर परिणाम बढ़िया है तो उसने खूब काम किया है, चाहे कुछ ही ना किया हो। लेकिन अगर परिणाम घटिया है तो चाहे उसने कितनी भी मेहनत की हो, अगर परिणाम सही नहीं है तो उसका काम और उसके गुण है वो नहीं देखे जाएंगे। तो वित्तीय विवरण विश्लेषण में वित्तीय सूचनाओं का परिमाणात्मक अध्ययन होना होता है, इसमें गुणात्मक कुछ भी नहीं होता है। अतः यह कुशलता के मूल्यांकन का एक पक्षीय माप माना जाता है। सिर्फ और सिर्फ गुणात्मक को नेग्लेक्ट किया जाता है, परिणात्मक और मौद्रिक को इसमें ध्यान रखा, तो इसलिए ये इसका दोष माना गया। ठीक है, दूसरा आता है सामान्य स्वीकृत सिद्धांतों का अभाव, है ना। जो आपका गैप है ना, गैप जर्नल अकाउंटिंग एक्सेप्टिंग प्रिंसिपल, गैप, है ना। लेखांकन के सामान्य जो स्वीकृत सिद्धांत है उनका इसमें पालन नहीं किया जाता है। आपको पता है जो आपका ICAI है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट है, आपका AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो निर्माण करता है, आपका इंडियन AS भारतीय लेखा मानक है। इन सब के द्वारा समय समय पर लेखांकन के जो नियम है, लेखांकन के सिद्धांत है, लेखांकन के रूल एंड रेगुलेशन है वो जारी किए जाते हैं। लेकिन आज भी वो स्थिति है कि उन सामान्य जो स्वीकृत सिद्धांत है उनका आज भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो क्या है, लेखांकन के लिए विश्वव्यापी स्तर पर समान मान्य सिद्धांत बनाए गए, विश्व स्तर पर बनाए गए हैं, है ना, तथा प्रभावी भी किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी यह कार्य धीमी गति से चल रहा है। समान नियम सिद्धांत न अपनाने से वित्तीय सूचनाओं के परिणाम उतना सार्थक नहीं होते हैं और वहां पर कंपेरेटिव का भी अभाव होता है। जब आप रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे, उनको नहीं मानोगे, तो निश्चित रूप से उनके जो परिणाम है और वो परिणाम सार्थक भी नहीं होंगे और विश्वसनीय भी नहीं होंगे। तो ये भी इसका एक दोष है, अवगुण है, सीमाएं मानी गई है कि लेख पूरी कठोरता से लागू किया जाएगा तब इनको पूर्ण रूप से फॉलो किया जाएगा। अभी तक वर्तमान में ऐसा देखने को कम ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। तीसरा, निदानात्मक नहीं, यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या देखा जाता है, इसके लक्षणों को चिन्ह किया जाता है।
यानी गुण और अवगुण को चिन्हित किया जाता है, लेकिन उसका निदान कुछ भी नहीं किया जाता है कि भाई एक कंपनी के दायित्व लगातार बढ़ रहे हैं तो इन दायित्वों को कम कैसे करें, इसका समाधान इसमें नहीं बताया जाता है। किसमें? वित्तीय विश्लेषण में। सिर्फ ये आपको आंकड़ों के आधार पर, समंकों के आधार पर एक रिपोर्ट देगा कि ये कंपनी है वो पिछले साल इस कंडीशन में थी और इस साल ये इस कंडीशन में, पिछले साल इसके पास इतनी संपत्ति थी, इस साल इतनी है, पिछले साल इतने दायित्व थे, इस साल इतने, लेकिन ये इसका कोई निदान है वो नहीं बताएगी। तो वित्तीय विश्लेषण केवल व्यवसाय के निष्पादन कुशलता के लक्ष्यों को चिन्हित करता है, इसका निदान है वो नहीं बताता। तो ये भी इसका एक दोष है वो माना गया। चौथा, मूल्य स्तर परिवर्तनों का ध्यान नहीं। मूल्य स्तर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो इसका आपको ध्यान नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक जितने भी जो वित्तीय वर्ष है उनकी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो आपके पास जो आंकड़े हैं जो लिखे हुए हैं वही आंकड़े आपके काम में आएंगे। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाता है तो वो आंकड़े आपको काम में नहीं रखे जाते हैं। तो वित्तीय विवरण से 2 या 2 से अधिक वर्षों की सूचनाओं की तुलना करने पर परिणाम भ्रामक हो सकते हैं, क्योंकि वित्तीय विवरण में तुलना किसकी करेंगे? 2 या 2 से अधिक वर्षों की तुलना करेंगे तो वहां पर परिणाम है वो भ्रामक हो सकते हैं। जैसा पिछले 5 वर्षों की उत्पादन लागत की तुलना करनी है तो वित्तीय विवरणों में यह वास्तविक लागत पर दिखाई जाते हैं। अगर आपको पिछले 5 वर्ष की कंपेरेटिव अपन तुलना करेंगे तो ये क्या दिखाएगा? वित्तीय विवरणों की जो वास्तविक लागत है उस पर दिखाया जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में जो वास्तविक लागत है उसी पे दिखाया जाएगा और अपन कर रहे हैं भाई तुलनात्मक अध्ययन, तो वहां पर इस चीज की थोड़ी सी अवगुण के रूप में उसको शामिल किया गया। ठीक है, आगे देखें। अब देखो अपन देखेंगे आपकी टेक्निक। ये स्टार्ट हो जाती है आपकी जो तकनीक है ना वो स्टार्ट हो जाती है। जो आप अभी अपन ने जो पिछला सेशन हुआ था उसमें अपन ने चर्चा की थी कि भाई वित्तीय जो विश्लेषण है उसकी कुछ तकनीकें हैं। तुलनात्मक वित्तीय विवरण है, समानाकार वित्तीय विवरण, प्रवृत्ति विश्लेषण है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फल फ्लो स्टेटमेंट है, सम विच्छेद बिंदु है ना। ये सारे के सारे चर्चा करेंगे। तो ये पहली आपकी टेक्निक होगी जिसकी अपन चर्चा करेंगे। आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। हर टेक्निक है उसका अपन थोड़ा थोड़ा जरूर डिटेल से उसकी चर्चा करेंगे ताकि अगर कोई क्वेश्चन वहां से बनता है तो उसका जवाब आप आसानी से दे सको। ठीक है, तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण। अब इसमें क्या होता है कि तुलनात्मक वित्तीय विवरण वित्तीय विश्लेषण की एक ऐसी तकनीक है ना, एक ऐसी तकनीक है, ये टेक्निक होगी जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्षों से संबंधित वित्तीय विवरण के जो समंक है, जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, उनका हुए परिवर्तन, चाहे वो निरपेक्ष हो चाहे वो सापेक्ष हो, को सम्मिलित करते हुए एक विवरण पत्र में उनका प्रस्तुतिकरण है वो किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी जो डाटा है वो इसमें आपके प्रस्तुतिकरण किए जाएंगे। ठीक है, चाहे वो आपके सापेक्ष हो और चाहे वो निरपेक्ष हो, उसके आधार पर यह प्रस्तुतिकरण होगा। कुल मिलाकर तुलनात्मक वित्तीय विवरण है वो इस तरीके से चलेगा, है ना। चाहे आपका लाभ हानि खाता हो और चाहे आपकी बैलेंस शीट हो, दोनों ही इस तरीके से चलेंगी। ठीक है, दोनों ही इस तरीके से चलेंगी। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो तुलनात्मक वित्तीय विवरण के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, एडवांटेज क्या होंगे, उस पर अपन थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं उसकी अपन बात करेंगे। तो कौन कौन से होते हैं इसके लाभ? देखें, देखो पहला क्या है, वित्तीय समंकों का सुगम और सरल प्रस्तुतिकरण होता है। जो आपके वित्तीय आंकड़े हैं उनका सरल और सुगम प्रस्तुतिकरण होता है और तुलना में भी आसानी रहती है। ठीक है, ये इसका एक लाभ हो गया। दूसरा, तुलनात्मक वित्तीय विवरण के अंतर्गत परिवर्तनों को दर्शाने के कारण ये प्रवृत्ति का बोध कराते हैं और इससे पूर्वानुमान में सहायता मिलती है कि भाई भविष्य में अपने को अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है, डेवलप करना है, तो अपन क्या करेंगे, कुछ हमें
आगामी निर्णय भी लेने होते हैं, पूर्वानुमान भी लगाने होते हैं, तो इसके आधार पर अपन पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तीसरा, प्रमुख वित्तीय सांख्यिकी को इसके माध्यम से समझने में भी आसानी होती है। जो अपने पास स्टैटिस्टिकल आंकड़े हैं, क्योंकि सारे आंकड़े होंगे, तो उन आंकड़ों के माध्यम से अपन सारी की सारी जानकारी वो आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ये इसके लाभ हो गए। चौथा क्या है कि तुलनात्मक वित्तीय विवरण से वित्तीय स्वास्थ्य आदि की जानकारी मिलने से संस्था की शक्ति और कमजोरी की जानकारी हो जाती है। इससे सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं कि भाई कंपैरेटिव जो बैलेंस शीट बना लेंगे अपन, तो उससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि संस्था की कहां तो वीकनेस है और कहां स्ट्रॉन्ग जोन है। उन दोनों की पहचान करेंगे, जो वीकनेस है उनको हम दूर करेंगे और जो स्ट्रॉन्ग जोन है उनके लिए अपन और ज्यादा प्रयास करेंगे, वहां पर और ज्यादा प्रॉफिट है वो अपन क्रिएट कर सके। जहां पे कमजोरी है उसको अपन दूर कर सकते हैं। ठीक है। पांचवा, तुलनात्मक वित्तीय विवरणों की सहायता से अंतर फर्म यानी इंटर फर्म कंपेरिजन, है ना, अंतर फर्म तुलना और उद्योग विशेष के औसत में तुलनात्मक दक्षता की जांच की जा सकती है। दोनों तरीके से अपन इसकी जांच कर सकते हैं। इंट्रा फर्म कंपेरिजन और उद्योग विशेष की तुलना करके अपने व्यापार को और आगे तक लेके जा सकते हैं। 6, परिवर्तनों के विश्लेषण और प्रवृत्ति की सूचनाओं से पूर्वानुमान व नियोजन में सहायता मिलती है। जो भी आपके परिवर्तन होते हैं उनका विश्लेषण करते हैं और प्रवृत्ति की सूचना का अपन पूर्वानुमान लगा के भविष्य में पूर्वानुमान भी लगाएंगे और उसके लिए प्लानिंग भी अपन कर सकते हैं। सुव्यवस्थित प्लानिंग जो आपके एक महत्वपूर्ण बिजनेस का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, पूर्वानुमान और प्लानिंग दोनों आपके क्या होते हैं, एक महत्वपूर्ण पार्ट माने जाते हैं। 7वां, तुलनात्मक वित्तीय विवरणों के अध्ययन से लेनदार और ऋणदाता अपने ऋणों की अवधि बढ़ाने और अन्य सहायता मिलती रहती है ना। जिनसे आपने लोन ले रखा है, जो आपके लेनदार हैं, जिसने आपको ऋण दिया है, उनकी अवधि बढ़ाने का एक मौका मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अपनी व्यापार की स्थिति स्ट्रांग रहेगी तो उन लोगों को अपन आश्वासन दे सकते हैं। लेकिन जब व्यापार की वस्तु स्थिति का पता नहीं रहता तो उसको किस तरीके से आश्वासन देंगे, किस तरीके से उनके साथ जुड़े रहेंगे, तो ये एक सुधारात्मक कदम हो सकते हैं। अब देखो, ये आपका था तुलनात्मक चिट्ठे का निर्माण, इस तरीके से ये चलता है ना। पिछले अपना एक चैप्टर हो चुका है, जिन साथियों ने नहीं देखा है वो सेशन आप देख ले, है ना। लेकिन ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट का कंप्लीट आपको फॉर्मूला मिलेगा, जिसके 5 कॉलम होते हैं। पहला पर्टिकुलर, दूसरा नोट नंबर, तीसरा प्रीवियस और करंट और एब्सोल्युटली चेंज और चेंज इन प्रतिशत। ये 2 पॉइंट है। वो पिछला जो सेशन हुआ था, जो आपका अलग चैप्टर था, उसमें ये 4 ही पॉइंट थे, इसमें 2 पॉइंट और जुड़ जाते हैं। इन सारियों के बारे में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपके कौन कौन से आते हैं, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट है। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में आपकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग आती है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आती है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आती है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आती है। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोविंग आते हैं, ट्रेड पेबल्स आते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज आते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आता है और फिर इनका टोटल किया जाता है। इनके एक एक पॉइंट के बारे में मैंने अलग से सेशन ले रखे हैं, आप पीछे के जो सेशन है उनको ज्वाइन करो। ये इन सब की डिटेल से मैंने चर्चा की है कि भाई शेयर कैपिटल क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है। यहाँ अनावश्यक समय दोबारा लगाने से कोई फायदा नहीं है, ये सारी चीज मैंने आपको बता रखी है। तो ये बैलेंस शीट जो तुलनात्मक होगी उसका पहला पार्ट है सिर्फ और सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। इसका अपन टोटल करेंगे और इसको कंपेरेटिव करेंगे, है ना। ये 4 तक तो अपने पास सूचना रहेगी। 5वां है वो 4 में से ये 3 घटा देंगे तो 5वां आ जाएगा। फिर 6 नंबर यानी जो 5 नंबर आया है उस 5 में 3 का भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, है ना। तो ये आपकी सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज का, ये आपका जो कंपनी अधिनियम है ना, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार है ना, 13 के अनुसार ये सारी डिटेल दे रखी है। अब कंपनी अधिनियम 2013 की क्या गाथा है, तो देखो इसको 2000 अधिनियम बना क्यों, क्योंकि इसकी स्टार्ट कब हुई थी, लोकसभा से, है ना। तो लोकसभा में पारित हुआ था कब, लोकसभा में यह पारित हुआ था 18 दिसंबर 2012 को। लोकसभा में कब पारित हुआ, 18 दिसंबर 2012 को। फिर लोकसभा से पहुंचा ये कहां, राज्यसभा में।
तो राज्यसभा में फिर पारित हुआ। तो राज्यसभा में पारित कब हुआ? यह हुआ 8 अगस्त 2013 को यह राज्यसभा से पारित हो गया, है ना। क्योंकि कोई भी अधिनियम है उसको आपको पता है कि सबसे पहले आपको लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में, और फिर फाइनल राष्ट्रपति के पास है वो पहुंचा जाता है। और राष्ट्रपति के अनुमति देने के बाद ही वो तुरंत क्या बन जाता है? कानून बन जाता। आपने वक्फ के बारे में सुना होगा, अभी उसका जो गजट नोटिफिकेशन है उसको लागू किया गया है, तो उसी तरीके से ये लागू किया। फिर इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, क्योंकि जब राज्यसभा में पारित हो गया तो उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, है ना, राष्ट्रपति इसको फाइनल पारित करेगा। तो राष्ट्रपति ने कब पारित किया था? 29 अगस्त 2013 पर को इसने राष्ट्रपति को इस पे हस्ताक्षर हो गए। और संपूर्ण भारत में लागू कब हुआ फिर? क्योंकि इसका गजट नोटिफिकेशन जारी होता है संपूर्ण भारत में लागू। संपूर्ण भारत में लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 को इसको पूरे भारत में लागू किया गया, जिसमें आपकी इसमें कुल धाराएं कितनी है? कुल धाराएं आपकी 470। कुल धाराएं कितनी है? 470 धाराएं हैं। और अध्याय कितने हैं इसमें? अध्याय कितने हैं? अध्याय है आपके 29 अध्याय है। और अनुसूची कितनी है? अनुसूची है इसमें आपकी 7, है ना। तो ये आपकी कंपनी अधिनियम से। और ये कौन सी समिति की सिफारिश से पारित हुआ? समिति की सिफारिश, समिति की सिफारिश। तो ये थी आपकी जे ईरानी समिति। कौन सी समिति थी? जे ईरानी समिति के द्वारा इसकी सिफारिश को पारित किया गया। तो ये तुलनात्मक जो चिट्ठा है वो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत बनाया जाता है, जिसको लोकसभा में 18 अगस्त को पारित किया गया, 18 दिसंबर 2012 को, राज्यसभा में 8 अगस्त 2013 को, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 29 अगस्त 2013 के, संपूर्ण भारत में लागू किया गया 1 अप्रैल 2014 को, जिसमें जो समिति है वो जे ईरानी समिति की सिफारिश से पारित किया गया, जिसमें कुल धाराएं 470, अध्याय 29, अनुसूची 7। ये सारा का सारा आपका कंपनी अधिनियम बताता है ना, ठीक है। तो ये कंपनी अधिनियम का जो बैलेंस शीट है उसका पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट ये असेट्स वाला है, जिसमें आपके असेट्स होगी, फिर नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स, फिक्स में आपकी टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट है, फिर आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, फिर डेफर्ड टैक्स असेट्स है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस है, अदर नॉन करंट असेट्स है, फिर आपकी करंट असेट्स है, उसमें करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज, अदर करंट असेट्स और टोटल। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जिस तरीके से जितनी आपकी लायबिलिटीज होंगी उतनी ही आपकी असेट्स होंगी। अभी तक अपने बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो एक साइड लायबिलिटीज एक साइड असेट्स दोनों का इक्वल देखा था, लेकिन अब कंपनी अधिनियम 2013 आने के बाद है आपका वित्तीय विवरण वो इस तरीके से तैयार होने लगा। तो ठीक है, इनकी डिटेल से जो चर्चा है पिछली जो 3-4 क्लासेज हुई है उनमें मैंने कर ली है। सारी चीजों को मैंने आपसे डिटेल से बताया कि भाई फिक्स असेट्स कौन सी होती है, टेंजिबल कौन सी है, इंटेंजिबल कौन सी है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कौन सा है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, सब के बारे में डिटेल से चर्चा कर रखी है। जिन साथियों ने अभी तक उन सेशन को ज्वाइन नहीं किया गया है तो उनके पास बढ़िया मौका है, आप ज्वाइन करें, उनके हैंड नोट तैयार करें। ठीक है, बढ़े आगे। फिर आता है 2 नंबर आपका तुलनात्मक लाभ हानि खाता या आय विवरण, है ना। ये आपकी कौन सी तकनीक आ गई? उसी पहली तकनीक का दूसरा ही भाग है ना। पहली तकनीक है ना तुलनात्मक में 2 खाते बढ़ते हैं आपके, तुलनात्मक बैलेंस शीट और तुलनात्मक पी&एल। तो ये आपका तुलनात्मक पी&एल है ना। इसमें क्या होता है कि आय विवरण एक वित्तीय वर्ष की लाभ हानि का विवरण दर्शाता है। आय विवरण एक वित्तीय वर्ष की लाभ हानि का विवरण दर्शाता है। केवल एक अवधि के समंकों से निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। एक अवधि
यानी सिर्फ अपने को एक दिन की कोई परफॉर्मेंस देखनी हो कि इस व्यक्ति ने एक दिन में क्या क्या किया तो उसका अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन पीछे का अपने के पास रिकॉर्ड है तो उसके आधार पर अपन अनुमान लगा सकते। तो एक अवधि के समंकों से निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, इसलिए इसमें और उनसे तुलना भी नहीं की होती। इसलिए एक से अधिक अवधि के लाभ हानि का तुलनात्मक अध्ययन कर विश्लेषण व्यवसाय की प्रकृति आदि के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अतः तुलनात्मक परिणामों में से एक अवधि से दूसरी अवधि में हुए परिवर्तनों की निरपेक्ष अंकों में कमी या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किए जाते हैं। यह लाभ और हानि खाते का क्षैतिज विश्लेषण, क्षैतिज कह दो या गतिशील विश्लेषण कहते हैं। इसको लाभ हानि का गतिशील विश्लेषण भी कहते हैं। यह क्षैतिज भी है और गतिशील विश्लेषण भी है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे चलता है, वर्टिकल वाला नहीं है, ये ऐसे आपका चलेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये इसको अपने क्षैतिज विश्लेषण या गतिशील विश्लेषण भी कह सकते हैं। ये इसका फॉर्मेट है। कौन सी स्थिति में? तुलनात्मक में। क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, अदर इनकम कितनी है, फिर टोटल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा आपका 1 और 2, फिर एक्सपेंसेस, फिर उसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस और टोटल। इन सब का टोटल कर लेंगे तो ये अपने पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी 3 में से 4 घटा देंगे तो 5 नंबर आ जाएगा, और फिर 5 में से 6 घटा देंगे तो 7 नंबर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से आ जाएगा। ये नोट नंबर, इसमें करंट ईयर की राशि आ जाएगी, ये प्रीवियस हो जाएगा, ये एब्सोल्युटली चेंज यानी कितना अंतर है, और फिर ये प्रतिशत में चेंज आ जाएगा। इनके बारे में भी जो डिटेल में थ्योरेटिकल चीजें हैं वो पिछले सेशन जो 4-5 पहले सेशन हुए हैं उन सब में अपन ने डिटेल से बात कर ली है। जिन साथियों ने नहीं देखा वो जरूर देखें, क्योंकि फॉर्मेट आपसे परीक्षा में नहीं पूछेगा, फॉर्मेट नहीं पूछेगा कि भाई कंपैरेटिव P&L अकाउंट बनाओ, है ना। आपसे ये चीज पूछ सकता है कि भाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होती है, परचेज ऑफ स्टॉक ट्रेड क्या होता है ना, चेंज ऑफ इन्वेंटरी क्या होती है, ये सारी चीजें वो आपसे पूछी जा सकती है। और उसके पहले आप डिटेल से एक सेशन है वो बना रखा है, वहां जाए और आप उनको वॉच करें, ठीक है। आगे अब सेकंड पार्ट आता है इसमें समानाकार वित्तीय विवरण। ये आपकी सेकंड मेथड होगी, तकनीक होगी, सेकंड तकनीक। पहली होगी तुलनात्मक और दूसरी आ गई समानाकार वित्तीय विवरण, है ना। तो समानाकार वित्तीय विवरणों के भी 2 भाग हो गए, एक तो समानाकार बैलेंस शीट और एक समानाकार P&L अकाउंट, है ना। तो वित्तीय समंकों का लंबवत प्रतिशतों के रूप में दिखाने वाले वित्तीय विवरण समानाकार वित्तीय, यानी इनको ऐसे दिखाया जाएगा लंबवत, है ना। तो लंबवत प्रतिशतों के रूप में दिखाए जाने वाले विवरण है वो समानाकार वित्तीय विवरण कहलाते हैं। इनके अंतर्गत चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता या आय खाता की प्रत्येक मद का मूल्य लिखा जाता है। इस प्रकार तैयार किए गए विवरणों को समानाकार वित्तीय विवरण कहते हैं। इस प्रकार के जितने भी जो विवरण तैयार किए जाते हैं उनको समानाकार वित्तीय विवरण कहते हैं। यह विवरण पत्र 1 वर्ष, 2 वर्ष या अधिक के लिए बनाए जाते हैं। ये विवरण कितने हो, या तो 1 वर्ष का हो सकता है, या 2 वर्ष का हो, या अधिक भी हो सकते हैं। लंबवत विश्लेषणों का उपयोग सामान्यतः अंतर फर्म तुलना करने के लिए, इंटर फर्म कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक अवधि के मूल्यों में 2 या 2 से अधिक फर्मों से तुलना की जाती है। इसमें 1 वर्ष के मूल्य होंगे और फर्म कितनी होगी, 2 या 2 से अधिक फर्म होगी जिनके मध्य कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो समानाकार वित्तीय विवरण ये होता है जिसको 100% विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संपत्ति और दायित्वों को कितना माना जाता है, 100 माना जाता है, ठीक है। आगे देखो, अब इसके 2 भाग है। आपका पहला भाग है समानाकार चिट्ठा, कॉमन साइज बैलेंस शीट, है ना। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत कुल संपत्ति और कुल दायित्व से प्रत्येक मद को प्रतिशत के रूप में प्रकट किया जाता है ना, प्रतिशत, इसीलिए 100% मेथड कहते हैं, है ना। प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। कुल संपत्ति को 100 मानकर संपत्ति पक्ष की प्रत्येक मद का उससे प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार कुल दायित्वों को 100 मानते हुए दायित्व पक्ष ही प्रत्येक मद को उससे प्रतिशत ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसको 100% विवरण पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे 100% विवरण पत्र भी कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है
कि भाई 100% विवरण पत्र कौन से को कहते हैं, समानाकार चिट्ठे को कहते हैं, तुलनात्मक चिट्ठे को कहते हैं, है ना, उपरोक्त में दोनों है या कोई नहीं है। तो ये ध्यान रखना 100% विवरण पत्र है वो समानाकार चिट्ठा या समानाकार लाभ हानि खाते को ही कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेट समानाकार चिट्ठे का ये आपका फॉर्मेट है। अब इसमें एब्सोल्युटली चेंज दोनों प्रतिशत में होंगे। ये 4 लाइन है, ये तो सेम है, ये तो सेम है। अब उसमें क्या था कॉमन में, यहां पर अमाउंट था कि भाई 3 से 4 में कितना परिवर्तन हुआ और फिर प्रतिशत में था। अब इसमें लास्ट के दोनों कॉलम वो प्रतिशत में होंगे और दोनों ही इस तरीके से चलेंगे। कॉमन साइज में ऐसे चलते थे और इसमें ऐसे चलेंगे, है ना। और ये सारी मद है वो एज इट इज रहेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। जो आपका तुलनात्मक में है वो ही समानाकार में है, इसको आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एक बार समझ लिया आपका काम हो गया, बार बार आपको रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका समानाकार चिट्ठे का निर्माण। ये वो असेट्स वाली आ गई, है ना, ये सारी की सारी एज इट इज है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे चलेगा, ये अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। फिर आता है आपका समानाकार लाभ हानि खाता, आय विवरण भी इसको कहते हैं, कॉमन साइज P&L अकाउंट, है ना। इस विवरण पत्र में व्यवसायिक क्रियाओं से आय विक्रय को 100 मानते हुए प्रत्येक व्यय की मद को इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है ना। विक्रय को क्या मानना है, 100% मानना है या 100 मानना है ना, इसीलिए इसको 100% मेथड विधि कहते हैं। जैसे विक्रय है 10 लाख, व्यापारी स्टॉक का क्रय है 5 लाख, तो व्यापारिक स्टॉक का विक्रय का कितना हो गया 50%, क्योंकि इस तरीके से लिखेंगे 5 लाख बटे 10 लाख मल्टीप्लाई 100, 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कितना आ गया 50%, है ना। तो ये आपकी 50% वाली बात इसमें ठीक रहती है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो समानाकार लाभ हानि खाता और समानाकार चिट्ठा, दोनों चीजों को अपने को समझना जरूरी होता है। दोनों समझ गए, ओके है, ठीक है। अब आगे देखो, समानाकार आय विवरण के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। नॉर्मली बात है, बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है, एकदम सिंपल, है ना। अपने को अपना नॉलेज बढ़ाना, प्रेशर नहीं बढ़ाना। नॉलेज बढ़ेगा तो हर चीज का बेनिफिट होगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो नुकसान होगा। अपने को जो अपना निश्चित समय है, जैसे अपने को स्टार्ट में टारगेट लेके रखना है, ये नहीं कि आप स्टार्ट में टारगेट बनाओ कि मेरे को 15 घंटे पढ़ना, नहीं पढ़ा जाएगा। पहले आप धीरे धीरे 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे, जो जो आप पढ़ोगे आपके पढ़ने की कैपेसिटी और याद होने की कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, है ना। ये नहीं कि आप पहले दिन तो 15 घंटे पढ़ते और फिर अगले 4 दिन आपने पढ़ाई नहीं की, नहीं। रूटीन आपको बनाना है। पहले दिन आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, फिर धीरे धीरे उसमें इंक्रीज करते जाओ, मोटिवेट होते जाओ, और मोटिवेट होगे तो हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो समानाकार आय विवरण के उद्देश्य, नंबर 1, आय विवरण की प्रत्येक मद में हुए परिवर्तनों की जानकारी कराना। आय की जो प्रत्येक मद है उसमें जो परिवर्तन होता है उनकी जानकारी कराना। नंबर 2, व्यवसाय की कुशलता की जानकारी प्राप्त करना। व्यवसाय की जो कुशलता है, क्योंकि भाई प्रॉफिट है, क्योंकि अपन ने नेट प्रॉफिट अर्जित किया है ना, इसका मतलब तो व्यापार बढ़िया चल रहा है। और अगर नेट लॉस है तो इसका मतलब अपन काम नहीं कर रहे, तो वहां पर अपन कुशलता का भी अनुमान लगा सकते हैं। आय और व्यय की प्रत्येक मद की प्रवृत्ति का अध्ययन करना। आय कितना हुआ है, व्यय कितना हुआ, उनका प्रतिशत के रूप में, कि भाई संख्या याद नहीं करें, भाई इतना घाटा हुआ, कितना 20% घाटा हुआ, 10% घाटा हुआ, तो उसके यहाँ 20% फायदा, 50% फायदा, वो जानकारी अपन प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखें, ये आपका समानाकार लाभ हानि खाते का फॉर्मेट है। ये सारी चीज है, मैंने फिर बता रहा हूं, पीछे की जो क्लास हुई है उनमें हर पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन करके बताया है, क्या रेवेन्यू है, क्या कॉस्ट है, क्या परचेज है, सारी चीज को मैंने एकदम डिटेल से आपको समझाया है। जिन साथियों ने अभी तक भी उनको नहीं समझा है उनके पास मौका है, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट बनोगे, और परफेक्ट बनोगे तो आपका विश्वास है वो बिल्डअप होगा। बाकी ये दो आपके उसमें थे ही, ये दोनों आपके प्रतिशत चेंज होंगे, यहाँ पे अमाउंट का कोई रोल नहीं रहेगा। प्रीवियस में कितना चेंज है और करंट में कितना चेंज है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में।
तो ये था आज का सेशन, जिसमें अपन ने आज के सेशन में दो महत्वपूर्ण तकनीक, जिसको तुलनात्मक वित्तीय विवरण और समानाकार वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं, उनके बारे में चर्चा की है। इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे आगे, उनको हल करेंगे, लेकिन पहले अपन ने थ्योरेटिकल चीज है उसको समझने का प्रयास किया, और थ्योरेटिकल चीज अपन ने समझ ली तो प्रैक्टिकल चीज को अपन इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दो मेथड आपकी समानाकार और तुलनात्मक, दोनों के दो पार्ट है ना, उसमें आपका तुलनात्मक बैलेंस शीट और तुलनात्मक लाभ हानि खाता, और उसमें समानाकार बैलेंस शीट और समानाकार लाभ हानि खाता। तो इनसे रिलेटेड अपन की बात हो गई है। तो निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा खास और इन्फॉर्मेटिव रहा है। अगर ऐसा आपको भी लगता है तो जरूर आज के इस सेशन को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को जरूर शेयर करें अपने साथियों के साथ, क्योंकि 27,000 प्लस स्टूडेंट है वो आपकी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में बैठ रहे हैं। इसके अलावा लाखों विद्यार्थी हैं, वो जूनियर अकाउंटेंट है, आपकी अकाउंट असिस्टेंट है, इसके अलावा जो आपकी कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंटेंट की भर्ती है उनमें शामिल हो रहे हैं। तो उन सब के लिए सेशन है वो फायदेमंद हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।